वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे ऐसे आइडियोलॉजी एंड द कल्चरल प्रोडक्शन ऑफ जेंडर के बारे में। तो ये एक फेमिनिस्ट ऐसे है और इसको मिशेल बैरेट ने लिखा है। मिशेल बैरेट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में मॉडर्न लिटरेरी और कल्चरल थियरी की प्रोफेसर है और उन्होंने 1980 में एक स्टडी किया जिसका नाम उन्होंने दिया विमेन्स ऑपरेशन टुडे, प्रॉब्लम्स इन मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एनालिसिस। तो ये वर्क था उनका और उन्होंने इसी वर्क में इस एसे को प्लेस किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी में लोगों के इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस में कुछ चेंजेस आते रहता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आता है या नेगेटिव चेंजेस आता है। तो उसके रिस्पेक्ट में विमेन के फाइनेंशियल पोजीशन में, विमेन के डोमेस्टिक लाइफ में जो उसका खुद का स्टेटस है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, जब ये कंपेरेटिव स्टडी किया जाता है तो इसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एनालिसिस। तो मिशेल बैरेट ने इस एसे में क्या स्टडी किया है और क्या की पॉइंट्स है उसको हम लोग जानेंगे। तो वो लिखती हैं कि इन आर्ग्यूइंग फॉर अ मोर सिस्टमैटिक अप्रोच टू द आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर, यानी जेंडर की आइडियोलॉजी को सिस्टमैटिक रूप से समझने के लिए वो 3 प्रोसेसेस का नाम बताती हैं। एक है प्रोडक्शन, एक कंजम्पशन और एक रिप्रेजेंटेशन। इन तीनों को वो समझाई भी हैं। प्रोडक्शन के बारे में वो लिखती हैं कि द कंडीशंस अंडर विच men and women produce literature are materially different, and the most systematic exploration of this issue is in Virginia Woolf's essay A Room of One's Own। यानी कि एक मेल कुछ लिटरेरी वर्क लिख रहा है, कुछ राइटिंग लिख रहा है, एक फीमेल लिख रही है। दोनों का मटेरियल कंडीशंस जिस जगह पे वो लिटरेरी पीस लिखा जा रहा है वो डिफरेंट है। मटेरियली डिफरेंट कहने का मतलब कि एक झोंपड़ी में लिखा जा रहा है या एक आलीशान महल में लिखा जा रहा है। अगर झोंपड़ी में लिखा जा रहा है तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस का इफेक्ट पड़ेगा, गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ठंड है तो ठंड लगेगा। बट अगर आलिशान महल में लिखा जा रहा है तो हर तरह का कंफर्ट है, हर तरह का मॉडरेट, एवरेज, सूटेबल चीज़ सेट किया जा सकता है। तो ये सब राइटर के मूड को अफेक्ट करता है। साथ ही राइटर के एंगल ऑफ विजन, यानी सोसाइटी को वो किस तरह देख रहा है, सोसाइटी को कैसे वो अपने वर्क में डिपिक्ट करने वाला है, ये सब इन मटेरियल कंडीशंस पे भी निर्भर करता है। तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस फेमस एसे में इस बारे में बात की है। वो लिखती हैं कि मिशेल राइट्स दैट वुल्फ आर्ग्यूज। वुल्फ ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिया है अपने इस एसे में जिसको कि मिशेल सपोर्ट करती हैं, वो ये सारे। द एजुकेशन ऑफ वुमेन वाज सैक्रिफाइस्ड फॉर देयर ब्रदर्स, यानी कि फीमेल्स का एजुकेशन उनके ब्रदर्स के एजुकेशन की वजह से सैक्रिफाइस होता है। वुमेन को कुर्बानी देनी पड़ी, उन्होंने एजुकेशन नहीं अटेन किया ताकि उनके भाई पढ़ सके। दे लैक्ड एक्सेस टू पब्लिशर्स, दे कुड नॉट अर्न अ लिविंग बाय राइटिंग एज मेन डिड, यानी कि जब वुमेन ने मेहनत के बाद कुछ लिख लिया, कुछ राइटिंग लिख ली, फिर भी वो पब्लिशर्स तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको अप्रोच नहीं कर पाती थी। तो ये एक प्रॉब्लम था। साथ में जिस तरह से मेन राइटिंग को एक करियर बना सकते हैं, उस तरह वुमेन राइटिंग को अपना करियर नहीं बना सकती थी। Before the Married Women's Property Acts, they could not even retain their earnings। तो ये एक एक्ट था, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके पहले तक अगर वुमेन कुछ कमाई कर रही है, कहीं से कुछ कमा भी रही है, तो भी वो उस कमाई को अपने पास रख भी नहीं सकती। ऐसे ऐसे कानून बने हुए थे और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स वुमेन को फेस करने पड़ रहे थे। वुल्फ ने ये भी कहा है कि क्या कारण है दैट वुमेन हैव नॉट बीन प्रोडक्टिव इन अदर प्रोफेशंस लाइक विजुअल आर्ट एंड म्यूजिक। वो कहती हैं कि लिटरेरी प्रोडक्शंस में तो कहीं ना कहीं वुमेन ने थोड़ा बहुत अचीवमेंट किया है, बट विजुअल आर्ट में, म्यूजिक में, इस तरह के करियर ऑप्शंस में वुमेन ने क्यों कोई अचीवमेंट नहीं किया। उसका कारण भी वो खुद देती हैं। वो कहती हैं कि इन प्रोफेशंस में ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ज़रूरत है, क्योंकि लिखने के लिए क्या चाहिए, पेन पेपर, बट बाकी इस तरह की प्रोफेशंस को अपनाने के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है। अब वुल्फ कहती हैं
कि क्या कारण रहा कि विमेन ने नॉवेल को तो लिखना पसंद किया, नॉवेल उन्होंने लिखा, बट पोइट्री और ड्रामा इन इन राइटिंग में उन्होंने नहीं आगे बढ़ने का सोचा। तो वो लिखती हैं कि इट रिक्वायर्ड लेस कंसंट्रेशन एंड वाज देयरफॉर मोर कंपैटिबल विद द इंटरप्शंस ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज। यानी कि अगर कोई मेल है तो वो तो अगर लिखना चाहे तो वो पूरा समय पूरा ध्यान अपना उसकी ओर दे सकता है, बट अगर कोई वुमेन है तो उस समय भी और आज भी लाइक मिडिल क्लास सोसाइटी में वो अपना पूरा ध्यान केवल उस करियर को नहीं दे सकती। कुछ हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं और जिसको तो उसको परफॉर्म करना ही होता है। तो उसके साथ साथ अगर वो कोई राइटिंग कर रही है तो उसके साथ कंपैटिबल नॉवेल राइटिंग था, क्योंकि उसमें पोइट्री और ड्रामा की कंपैरिजन में कंसंट्रेशन थोड़ा कम रिक्वायर्ड है। ऐसा वर्जीनिया वुल्फ रीजंस देती है। वर्जीनिया वुल्फ ने ये भी कहा कि एक्सेप्टेड सोशल लिटरेरी क्रिटिकल एटीट्यूड भी विमेन के लिटरेरी प्रोडक्शन को अफेक्ट किया, जैसे कि दे अडॉप्टेड an over-aggressive or over-defensive tone while critiquing women's literature। यानी कि विमेन ने लिटरेरी राइटिंग कर ली, अब जब वो पब्लिश करवाती है, उसको पब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद उसके वर्क को किस तरह देखा जा रहा है। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, ओवर अग्रेसिव टोन, ओवर डिफेंसिव टोन। ओवर अग्रेसिव टोन का मतलब है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे एक वुमेन का लिटरेरी पीस आया तो मेल क्रिटिक्स ने क्या किया, ये वुमेन क्या लिखेगी, लाइक उसको नीचा दिखाना है, उसको कम दिखाना है। तो उसका एक ओवर अग्रेसिव गुस्सा वाला टोन कि नहीं वुमेन के राइटिंग को दबाना है, वुमेन के राइटिंग को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ओवर अग्रेसिव टोन अपनाया गया। ओवर डिफेंसिव कि अच्छा वुमेन ने लिखा है, कम से कम कुछ तो किया है, जब आज तक तो मेल्स लिखते हैं, इसने कुछ तो किया है, तो इसने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उसको अगर अच्छा नहीं भी लिखा है तो भी दिखाना कि नहीं आपने अच्छा लिखा है, मक्खन मारना। तो ये ओवर डिफेंसिव हो गया। तो ये दोनों तरह के प्रॉब्लम्स वुमेन को फेस करने पड़े लिटरेरी राइटिंग में। ऑन अकाउंट ऑफ सच रीजंस women were forced to adopt male pseudonyms in order to get their work published and neutrally assessed। इन दोनों ही प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ विमेन राइटर्स ने मेल फॉल्स नेम अपनाया, जिससे कि उनकी राइटिंग को न्यूट्रल असेसमेंट मिले, बिल्कुल न्यूट्रल, ना ओवर अग्रेसिव और ना ओवर डिफेंसिव। जैसे कि एक एग्जांपल है शार्लेट ब्रॉन्टे, एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने करर बेल, ये एक मेल नाम है, इस नाम से उन्होंने अपने राइटिंग्स को लिखा ताकि उनके वर्क्स को न्यूट्रली जज किया जा सके। अब बात करते हैं कंजम्पशन की, यानी कि किसी भी लिटरेरी प्रोडक्शन को, किसी भी लिटरेरी पीस जो कि वुमेन द्वारा लिखा गया है, उसको कंज्यूम कैसे किया जा रहा है, उसको सोसाइटी ले कैसे रही है। तो दो नज़रिया है। एक तो मिशेल बैरेट वर्जीनिया वुल्फ के व्यू पॉइंट के बारे में लिखती हैं कि उनका ये मानना था कि विमेन राइटर्स मेल राइटर्स के अचीवमेंट्स के कंपैरिजन तक, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंची, उस इक्वल लेवल तक नहीं पहुंची है, और इसका कारण है द रेस्ट्रिक्शंस इन पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो उनको हाउस होल्ड ड्यूटीज़ रहती है और मटेरियल कंडीशंस उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इन कारणों की वजह से पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन जो है वो वुमेन राइटर्स इक्वली अचीव नहीं कर पाती हैं इन कंपैरिजन टू मेल राइटर्स। और दूसरा कारण ये है कि women writers have achieved equally in respect to the aesthetic value, यानी कि जो मेल राइटर्स ने लिटरेरी अचीवमेंट हासिल किया है उसी लेवल तक women writers ने भी अचीव कर लिया है, बट उसके बावजूद उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसको स्वीकारा नहीं जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है मेल सोसाइटी के द्वारा। prejudiced response of predominantly male establishment। तो दोनों ही केसेस में जो रीजन है वो है पेट्रियार्कल मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। मिशेल लिखती हैं कि जेंडर आइडियोलॉजी इज रिप्रोड्यूस्ड थ्रू 4 प्रोसेसेस: स्टीरियोटाइपिंग, कॉम्पेंसेशन, कल्यूजन एंड रिक्यूपरेशन। तो इन 4 टर्म्स को उन्होंने समझाया भी है।
रिप्रेजेंटेशन के बारे में उन्होंने लिखा है कि आखिर किस तरीके से जो भी जेंडर आइडियोलॉजी सोसाइटी में है अभी, उसको लिटरेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए उन्होंने 4 प्रोसेसेस दिया है और जिसको वो आगे बताएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन में आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो वाइडली हेल्ड इमेज है या ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर वुमेन की बात करें तो वाइडली हेल्ड ओपिनियन हम लोग का वुमेन के बारे में क्या है कि अगर जैसी वुमेन बोलते हैं तो क्या समझ आता है कि वो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही है, केयरिंग वाइफ है, केयरिंग मदर है, इस तरह का इमेज आता है, या वो जेंटल है, क्वाइट है, इस तरह का जो भी इमेज है, ओपिनियन है। तो ये हो गया स्टीरियोटाइप। तो मिशेल लिखती हैं कि ट्रेवर मिलम ने डिस्क्राइब किया है about the extremely limited images of women presented in a sample of advertisements। यानी ट्रेवर मिलम ने एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने देखा कि वैरायटी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स को स्टडी करने के बाद भी जो वुमेन का इमेजेस उन्होंने उन एडवर्टीजमेंट्स में देखा वो काफ़ी लिमिटेड थे। और वो क्या थे? women's role in the home, the glamorous and efficient hostess and the dutiful caring mother। ब्यूटीफुल केयरिंग मदर का इमेज दिखाया गया एडवर्टीजमेंट में। और होस्टेस यानी कि जो गेस्ट को वेलकम करता है, गेस्ट को एंटरटेन करता है, ग्लैमरस है और एक होस्टेस है। तो इसी तरह के इमेजेस को दिखाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन को जिस रोल में देखना चाहती है उसी तरह के रोल्स को वो एडवर्टीजमेंट्स में दिखाती है ताकि पब्लिक का माइंडसेट ऐसा ही बना रहे। अब बात करते हैं कॉम्पेंसेशन के बारे में। कॉम्पेंसेशन refers to the presentation of imagery and ideas that elevate the moral value of femininity। यानी कि वो सारे इमेजेस को दिखाना, वो सारे आइडियाज़ को पॉपुलराइज करना जो कि फेमिनिनिटी के वैल्यू को और बढ़ाते हैं। फेमिनिनिटी मतलब क्या? जैसे कि फेमिनाइन वर्च्यूज हो गया, जैसे कि अगर एक लड़की के लिए कहा जाए कि शी शुड बी जेंटल, टेंडर, क्वाइट, ग्रेसफुल, डिग्निटी मेंटेन करना, तो इस तरह का जो एडजेक्टिव्स है ये सारे फेमिनाइन क्वालिटीज़ हैं जो कि एक वुमेन को दिया जाता है। तो जब इस वैल्यू को, इस कल्चर को और मॉरली एलिवेट किया जाता है तो मिशेल writes that Catherine Hall and Leonore Davidoff have demonstrated in their works that the ideology of domesticity with its intense moral and sentimental value developed in the Victorian society। विक्टोरियन सोसाइटी में फीमेल्स के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस था और इसी सोसाइटी में काफ़ी कानून ऐसे थे जो कि वुमेन को हाउस होल्ड ड्यूटीज़ तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो मिशेल लिखती हैं कि कैथरीन हॉल और लियोनोर डेविडॉफ ने अपने काम में इसी चीज़ के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह इन हाउस होल्ड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ को जो कि वुमेन का रहता है उसके साथ हम लोग मॉरल एडजेक्टिव्स जोड़ देते हैं कि अगर कोई वुमेन अच्छे से अपना डोमेस्टिक ड्यूटीज़ निभा रही है, हाउस होल्ड ड्यूटीज़ निभा रही है, तब तो वो एक अच्छी वुमेन है, और अगर नहीं कर रही है तो वो बदमाश है, वो ख़राब है। या सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जोड़ देते हैं, अगर वो अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख रही है, पूरा अच्छे से काम पूरा कर रही है, तो वो एक इमोशनल मदर है, गुड मदर है। और अगर नहीं कर रही है, अपने बारे में सोच रही है या थक जा रही है या खुद के आराम या प्लेजर के बारे में सोच रही है, तब तो वो अच्छी मदर नहीं है, वो वेरी क्रूअल हार्टेड है, स्टोन है। इस तरह के एडजेक्टिव्स हम लोग देते हैं। तो मॉरल और सेंटिमेंटल एलिवेशन, इसको कहते हैं कॉम्पेंसेशन। अब बात करते हैं कल्यूजन के बारे में। कल्यूजन मीन्स सीक्रेट अग्रीमेंट स्पेशली टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी कुछ गलत काम करने के लिए जब एक सीक्रेट अग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं कल्यूजन। मिशेल ने अपने एसे में लिखा है और क्लासिक एग्जाम्पल दिया है जॉन बर्गर के द्वारा डिस्कशन ऑफ द फीमेल न्यूड पेंटिंग ट्रेडिशन। जॉन बर्गर ने फीमेल को न्यूड पेंट करने के ट्रेडिशन के बारे में डिस्कशन किया है, जिसके बारे में ही मिशेल अपने एसे में लिखती है। He comments on the practice of portraying a female nude surveying herself in a mirror. You painted a naked woman
because you enjoyed looking at her. You put a mirror in her hand and you called the painting vanity, thus morally condemning the woman whose nakedness you had painted for your own pleasure. यानी कि आपने एक वुमेन को न्यूड पेंट किया, और क्यों पेंट किया? क्योंकि यू एंजॉयड लुकिंग एट हर इन दैट वे। बट आपने क्या किया? आपने एक मिरर उसको पकड़ा दिया और वो खुद को सर्वे कर रही है मिरर में इन न्यूड वे, और इस तरह से आपने उस वुमेन को ही नीचा दिखा दिया। तो आपने खुद के प्लेजर के लिए काम किया, बट एक मिरर पकड़ा के आपने वुमेन को कंडेम किया, वुमेन को ही क्रिटिसाइज किया कि वो खुद को इस तरह से मिरर में देख के प्लेजर रिसीव कर रही है। तो इसको कहेंगे कल्यूशन। अब लास्ट है रेक्यूपरेशन। Recuperation refers to the ideological efforts that try to negate and diffuse challenges to the historically dominant meaning of gender. Dominant meaning of gender patriarchal society में क्या है? Women के ऊपर काफ़ी restrictions हैं कि women को ऐसे होना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। बट अगर कुछ चैलेंज आता है, अगर women कुछ हटके करती हैं, कुछ डेयरिंग करती हैं, कुछ ऐसा करती हैं जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी को पसंद नहीं है, तो उन सारे चैलेंजेस को पेट्रियार्कल सोसाइटी किस तरह से निगेट करता है, किस तरह से ख़त्म करने का कोशिश करता है, उन सारे एफर्ट्स का ही नाम है रेक्यूपरेशन। तो मिशेल राइट्स दैट एलिजाबेथ कावीज detailed interpretation of the film Coma discusses this phenomena. एलिजाबेथ कावी का एक फिल्म है कॉमा, जिसके बारे में जिसका स्टडी किया है Michelle writes that Elizabeth Cowie's detailed interpretation of the film Coma. ये फिल्म एलिजाबेथ कावी का नहीं है, इस फिल्म का इंटरप्रिटेशन एलिजाबेथ कावी ने किया है। और उन्होंने क्या लिखा है कि फिल्म इज कंस्ट्रक्टेड, फिल्म जो है वो रिवॉल्व करता है एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर के ऊपर। एक लड़की है, हीरोइन है, जो कि सेंट्रल लीडिंग कैरेक्टर है। वो ब्रेव है, करेजियस है, इंटेलिजेंट है, डिटेक्टिव है, और वो अंत में उस पजल को, उस रिडल को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाती है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट डिटेक्टिव, अ ब्रेव डिटेक्टिव, और वो सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाती है। बट दिखाया ये जाता है कि एट द एंड द हीरोइन हैज़ टू बी सेव्ड बाय हर बॉयफ्रेंड। यानी कि फेमिनिज्म तो एक तरफ था कि वो ब्रेव थी, करेजियस थी, डिटेक्टिव थी, सब कुछ कर दी, बट लास्ट में जब ये दिखा दिया गया कि उसको अंततः उसके बॉयफ्रेंड नहीं बचाया, तो ये फिर से उसी तरह के पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो रनिंग कोड्स हैं उसको फिर से कॉइन करने का कोशिश किया गया। तो मिशेल बैरेट को ये दिखाना था कि वुमेन का ऑपरेशन किस तरह होता है, क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में जिसकी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो उन्होंने उन्हीं पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को पॉइंट आउट किया और अपने इस वर्क में, अपने इस एसे में जगह दी। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। पहले की सिचुएशन में बहुत कुछ ख़राब था, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो आज नहीं हो रहा है। एंड वी होप दैट सिचुएशंस और बेहतर होंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएगा। तो केवल ये कहना कि सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, हर गलत एग्जाम्पल को पॉइंट करना सही नहीं है। सो वी होप फॉर द बेस्ट, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।